ओम सभी को। आइए अब प्राणायाम रहस्य। हम सब ने कल देखा हमारी शरीर की प्राइम रिक्वायरमेंट कौन सी है? प्राण प्राइम रिक्वायरमेंट है। और प्राण कौन है? स्वयं भगवान। देखो किसी ने तो याद रखा है, बहुत आभारी है। प्राण स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर, स्वयं भगवान प्राण रूप में आकर अपने पूरे शरीर में प्रवाहित होकर हमारे शरीर जो 37 ट्रिलियन से बनाए, 37 ट्रिलियन माइक्रो लेवल के सेल से बनाए, उन 37 ट्रिलियन माइक्रो लेवल सेल के अंदर भगवान स्वयं प्रवाहित होते हैं। तो जहाँ भगवान की उपस्थिति नहीं है वहाँ क्या होगी? बीमारी होगी। जहाँ भगवान की उपस्थिति नहीं है, 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर भगवान की उपस्थिति चाहिए। और वो कैसे होगी? हम सब ने देखा कि प्राण शक्ति भरपूर मात्रा में उपलब्ध है और हम नाक से फेफड़ों के अंदर ले भी रहे हैं। भरपूर प्राण शक्ति उपलब्ध है और नाक से लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश है, उनके अंदर हम वायु ले भी रहे और वहां से प्राण शक्ति को, ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करके 37 ट्रिलियन सेल्स को पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? जोर से बोलो। थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे ना। तो नाक से हवा लिया, नाक से डायरेक्ट प्राण शक्ति लिया जाती है क्या? नाक से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेने की व्यवस्था नहीं है। नाक से वायु ले गया हम। ये वायु 7 करोड़ 20 लाख वायुकोश लंग्स के अंदर है। बलून्स है, छोटे छोटे बलून्स है। तो बलून्स के द्वारा जो वायु आया है, बलून्स में जो वायु आया है, उसमें से प्राण शक्ति ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करके पूरे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स, माइक्रो लेवल के सेल्स को ये प्राण शक्ति का सप्लाई देने का काम कौन कर रहा है? सबका आवाज आना चाहिए। हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन केवल लंग से प्राण शक्ति देता है क्या? इतनी पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए भगवान ने पूरे शरीर में स्किन पर छिद्र रखे। केवल नाक से हम सांस लेंगे, लंग्स के अंदर जाएंगे, उसमें से जो ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होगा वो पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान ने क्या व्यवस्था की है? पूरे शरीर में छिद्र दिया है। वो छिद्र के द्वारा ही वायु एंटर होता है, अंदर वायु एंटर होता है और उसमें से भी प्राण शक्ति ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करके पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स को देने का कार्य भी कौन कर रहा है? हीमोग्लोबिन कर रहा है। तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का सप्लाई देकर फिर वहां से क्या उठा रहा है? कार्बन को उठा रहा है। बराबर ध्यान रखा है। अभी तो हमें योग से पूरा लाभ मिलेगा। जब तक हमें याद नहीं हो रहा कि हमें क्या लाभ मिलना है, कैसे क्रिया होती है, कि हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन सप्लाई किया और वहां से कार्बन उठाया और वो कार्बन कहाँ छोड़ा? हाँ, लंग्स में छोड़ा और पूरे स्किन पर पसीने के द्वारा बाहर निकाला। माने शरीर की शुद्धि हो रही है। क्या हो रही है? शरीर की शुद्धि हो रही है। ये इसीलिए पसीने का सुगंध नहीं आता है, दुर्गंध आता है। माने शरीर की जो गंदगी है वो बाहर आ रही है। जैसे स्किन से आ रही है, वैसे लंग्स के द्वारा भी हम नाक से भी बाहर फेंक रहे हैं कार्बन को। पहले वायु लिया, वायु में से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब किया, 37 ट्रिलियन को वो ऑक्सीजन सप्लाई हुआ। एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन, इनके द्वारा ज्वलन होता है। कल बताया मैंने ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होता है। एक एक सेल के अंदर जो माइक्रो लेवल की सेल है वो मिनी किचन है। कितने किचन है अपने शरीर के अंदर? 37 ट्रिलियन
माइक्रो लेवल के सेल है तो उनके अंदर उतने किचन है, मिनी किचन है। ये मिनी किचन के अंदर ज्वलन होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया में। माइक्रोकॉन्ड्रिया में ज्वलन होता है। किसका ज्वलन होता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होता है। ज्वलन किसका होता है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होता है। और वो ज्वलन मतलब अपने आप होगा क्या? अपने आप नहीं होगा, हो सकता है। देखो, आपने हम दिया लगाते हैं और दिए के अंदर हमने घी डाल दिया या तेल डाल दिया, मतलब वो ग्लूकोज है। वाती लगा दी, बाहर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज केवल एकत्र आने से आग लग जाती है क्या? आग नहीं लगेगी ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मैच बॉक्स से आग लगानी पड़ती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर की एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज एक एक सेल के अंदर आया, लेकिन अपने आप आग नहीं लगेगी। तो अपने शरीर में लेफ्ट साइड में जो पैनक्रियाज है उसका नाम ही अग्नाशय है। उसका नाम क्या है? अग्नाशय, आग लगाने वाला। तो ये पैनक्रियाज इंसुलिन देता है। पैनक्रियाज क्या देता है? इंसुलिन देता है। ये इंसुलिन ब्लड के माध्यम से एक एक सेल तक जाएगा। जैसे ही इंसुलिन ऑक्सीजन और ग्लूकोज के संपर्क में आएगा, वह आग लगेगी और ज्वलन शुरू होगा। और उसी ज्वलन पर एनर्जी निर्माण होगी। जहां ज्वलन होता है वो एनर्जी निर्माण होती है। पहले रेलवे के इंजन में क्या डालते थे? कोयला डालते थे ना। तो एनर्जी निर्माण करके रेलवे चलती थी। एनर्जी निर्माण होती है। आग लगने से एनर्जी निर्माण होती है। तो ये आग लगाने का काम कौन कर रहा है? पैनक्रियाज। आग लगाने का काम कौन कर रहा है? पैनक्रियाज, अग्नाशय। ये अग्नाशय इंसुलिन देता है। ये इंसुलिन ब्लड के माध्यम से, देखो मैं अब थोड़ा सा और क्रिटिकल, क्या होता है थोड़ा क्रिटिकल बताएंगे तो ध्यान में नहीं आता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से घूमते घूमते एक एक सेल तक पहुंच जाता है। एक एक सेल तक पहुंच जाता है। लेकिन ऐसी सेल है, ये सेल है, इसका मुंह है, ये मुंह है। ये मुंह हमेशा बंद रहता है जब तक यहां इंसुलिन नहीं आएगा। बाहर ऑक्सीजन और ग्लूकोज आके रुका है, घूम रहा है, लेकिन ये मुंह खोलेगा नहीं। ये सेल मुंह तब खोलेगा जब इंसुलिन आएगा। जैसे इंसुलिन आएगा मुंह खोलेगा और ऑक्सीजन और ग्लूकोज अंदर जाएगा, वहां ज्वलन शुरू होगा। थोड़ा क्रिटिकल होता है, इसलिए मैं ज्यादा बताता नहीं हूं। समझ में आया? ये इंसुलिन के बगैर ये सेल मुंह खोलेगी नहीं। ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन और ग्लूकोज घूमता रहेगा, ब्लड के माध्यम से घूमता रहेगा, लेकिन सेल के अंदर नहीं जाएगा। सेल के अंदर कब जाएगा? जब इंसुलिन आएगा तब ये मुंह खोलेगा और ऑक्सीजन और ग्लूकोज अंदर जाएगा, उसका ज्वलन शुरू होगा। और उसी ज्वलन पर एनर्जी निर्माण होती है। और एनर्जी के द्वारा एक एक सेल के अंदर जो प्रोग्राम किया है भगवान ने, अलग अलग प्रोग्राम किया है। कल मैंने बताया अलग अलग प्रोग्राम किया है। आंखों में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है। आंखों में दृष्टि के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है। कान के अंदर सुनने के हार्मोन्स बनाने का प्रोग्राम है। ऐसे पूरे शरीर में स्किन सही रहे, स्किन का आकार समय समय पर बदली होता रहे, इसलिए किस प्रकार के हार्मोन चाहिए वो स्किन सेल उसी प्रकार के हार्मोन्स बनाएंगे। तो उसी प्रकार का प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है। स्किन के अंदर अलग हार्मोन्स बनेंगे, कान के अंदर सुनने के अलग हार्मोन्स बनेंगे। ऐसा तो नहीं कभी होगा बच्चा सुबह सुबह उठा और माँ के पास गया, माँ मुझे आज कान से दिखाई दे रहा है और आंखों से सुनाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं होगा। माने प्रोग्रामिंग अलग अलग है। पूरे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स है। अभी एक आंख अगर है, आंख, तो आंख के अंदर करोड़ों सेल्स है। करोड़ों सेल का गुच्छा वो आंख बनी है। करोड़ों सेल का एक गुच्छा, एक बाल बना है। ये बाल के अंदर करोड़ों सेल्स है।
अगर बाल झड़ने नहीं चाहिए और बाल सफेद नहीं होने चाहिए, उसके लिए कौन से हार्मोन चाहिए, उसी हार्मोन्स का निर्माण करने का प्रोग्रामिंग हेयर सेल में दिया है, भगवान ने कोडिंग किया है। तो ऐसे पूरे शरीर में जीवा में टेस्ट लेने के हार्मोन्स बनने का प्रोग्राम है। या जीवा में कौन से हार्मोन बनेंगे, टेस्ट लेने के हार्मोन्स। कितनी प्रिकॉशन ली है भगवान ने। अगर टेस्ट लेने के हार्मोन्स नहीं बनते हैं तो हमें किसी चीज की टेस्ट नहीं लगेगी। और एक दिन पाव किलो चटनी खाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन सुबह जब पेट में गड़बड़ हो जाएगी तब पता चलेगा कि रात को शायद चटनी खा लिया है। तो ये ऐसा ना हो, इसलिए भगवान ने शरीर के एक एक अंग में अलग अलग सुंदर व्यवस्था बनाई है। इसलिए यहाँ टेस्ट लेने की व्यवस्था बनाई है। और टेस्ट लेने के हार्मोन्स बनने का काम ये टंग सेल करते हैं। टंग सेल कौन से हार्मोन्स बनाएंगे, टेस्ट लेने के हार्मोन्स बनाएंगे। यहाँ नोज सेल कौन से हार्मोन्स बनाएंगे, सूंघने का, मतलब वो टेस्ट समझ आएगी सुगंध है या दुर्गंध है। अगर यहाँ सुगंध या दुर्गंध के जो हार्मोन्स चाहिए वो अगर नहीं बनेंगे तो क्या होगा, हम वो कचरे, म्यूनसिपालिटी का कचरे का डब्बा है उसमें ऐसे खड़े रहेंगे, आराम से लेंगे, पता ही नहीं चलेगा दुर्गंध है क्या सुगंध है। और ये दुर्गंध पूरी लंग्स के अंदर जाएगी और लंग्स के अंदर पूरा इन्फेक्शन होगा। इसलिए भगवान ने हर जगह पर सही हार्मोन्स निर्माण करने की व्यवस्था बनाई है। हार्ट बराबर काम करे तो उसके लिए जिस प्रकार के हार्मोन चाहिए उसी प्रकार के हार्मोन्स कौन बनाएगा, हार्ट सेल। कौन बनाएगा, हार्ट सेल। सभी सेल्स को एक नाम है बॉडी सेल्स। सभी सेल्स को एक नाम क्या है, बॉडी सेल्स। 37 ट्रिलियन सेल्स है माइक्रो लेवल के। और फिर अलग अलग अंगों के अलग अलग सेल्स। नेल सेल्स है, ये नेल बराबर उनकी डेवलपमेंट हो, वो नेल सेल क्या बनाएंगे, वो नेल का डेवलपमेंट सही हो, उसके लिए जो हार्मोन चाहिए वो नेल सेल बनाएंगे। ऐसे पूरे शरीर में अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनेंगे और उसी हार्मोन्स पर पूरे शरीर का कार्य चलेगा। शरीर का कार्य चलने के लिए अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स की निर्मित की व्यवस्था की है भगवान ने। और अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। तो शरीर किस पर चलता है, हार्मोन्स पर चलता है। देखो अभी पहला छोड़ो, प्राइम रिक्वायरमेंट प्राण की है, लेकिन अभी हम आगे आ गए ना, आगे आए हार्मोन्स निर्मित पर। तो शरीर का संपूर्ण कार्य, शरीर का कार्य, जीवन का कार्य किस पर चल रहा है, हार्मोन्स पर चल रहा है। और यह हार्मोन्स निर्मित कैसी होती है वो बता दिया। पूरा एक एक सेल के अंदर अलग अलग प्रोग्रामिंग भगवान ने किया है और अलग अलग प्रकार के आवश्यकता अनुसार हार्मोन्स की निर्मित होती है और पूरा शरीर अपना हार्मोन्स पर चलता है। अभी देखो हम कितनी सारी दवा ले रहे हैं कि नहीं। किडनी की समस्या है तो अलग दवा, हार्ट की समस्या है तो अलग दवा, लंग्स की समस्या है तो अलग दवा। किसी एक दवा से हमें उपचार नहीं करते हैं, लेकिन भगवान का उपचार देखो एक ही है कि नहीं। प्राण शक्ति लेने से एक एक सेल के अंदर जो प्रोग्राम किया है अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निर्मित का, वो प्रोग्राम के अनुसार हार्मोन्स निर्मित होगी और कार्य बराबर चलेगा। उसके लिए अलग अलग प्रकार के औषधि लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, जब आपके कहीं शरीर में कहीं दुख दर्द हो गया, डिसऑर्डर हो गई, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मानो हार्ट में समस्या आई, हार्ट की समस्या, तो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर क्या बोलेंगे कि हार्ट सही ढंग से कार्य करने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन्स आवश्यक है वो हार्मोन्स हार्ट सेल नहीं बना रहे। अभी क्यों नहीं बना रहे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन का सप्लाई नहीं हो रहा है। हार्ट सेल हार्ट चलाने के लिए जिस प्रकार के हार्मोन चाहिए वो नहीं बना रहे, ऐसा बोलेगा डॉक्टर। लेकिन क्यों नहीं बना रहे, तो हार्ट सेल में ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन का सप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए हार्ट सेल पर्याप्त हार्मोन्स नहीं बना रहे। तो मैं क्या करता हूं, बाहर से इंजेक्शन देता हूं।
या कैप्सूल देता हूं या गोली देता हूं या टैबलेट देता हूं, बरोबर। और उसके द्वारा उसको क्या बोलते हैं हम? औषधि बोलते हैं। बाहर से लेते तो क्या बोलते? औषधि। ये औषधि अंदर जाकर हमारे हार्ट में जो हार्मोन्स की कमी है वो हार्मोन्स की पूर्ति करेगी। माने हार्मोन्स ही बनेंगे कि नहीं? हार्मोन्स कम है, 50% हार्मोन्स है, बाहर से औषधि ली तो 100% हो गए। माने हार्मोन्स की निर्मित हुई कि नहीं? हार्मोन्स की पूर्ति हुई। तो बाहर से जब दे लेंगे तो उसका नाम क्या है? औषधि। और अंदर जो निर्माण हो रहा है उसका नाम है हार्मोन्स। माने हार्मोन्स ही बाहर से आते हैं तो औषधि है, और अंदर निर्माण होती है तो हार्मोन्स है। तो अपना शरीर चलने के लिए हार्मोन्स की जरूरत है, और सभी प्रकार के हार्मोन्स बनाने की व्यवस्था भगवान ने सहजता से बनाई है कि प्राण शक्ति, ग्लूकोज और इंसुलिन ये सब अपने शरीर में एक एक सेल के अंदर जाएगा। तो एक एक सेल के अंदर अलग अलग प्रोग्राम किया है, उसके अनुसार हार्मोन्स निर्मित होगी। अगर ये हमारा सप्लाई ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन का सप्लाई निरंतर होना चाहिए। कल देखा हमने, निरंतर सप्लाई होगा तो निरंतर ज्वलन होगा, निरंतर एनर्जी निर्माण होगी, और निरंतर सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन होगी, और जो कार्य निर्धारित किया है, जिस प्रकार के हार्मोन्स निर्मित का कार्य सौंपा है एक एक सेल को, वही हार्मोन्स निर्मित होगी। आई सेल्स में दृष्टि के हार्मोन्स बनेंगे, बरोबर। आई सेल्स के अंदर ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंच रहे हैं, तो यहाँ कौन से हार्मोन्स बनेंगे? दृष्टि के हार्मोन्स बनेंगे या कैटरेक्ट के हार्मोन्स बनेंगे? कैटरेक्ट के हार्मोन्स नहीं बनेंगे, क्योंकि ऐसी कमांड ही नहीं है। कमांड कौन सी है? दृष्टि के हार्मोन्स बनाने की। लेकिन आज क्या हो रहा है? कैटरेक्ट बन रहा है कि नहीं? कैटरेक्ट की कमांड नहीं है। लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पर दृष्टि के हार्मोन्स बनने के लिए जितना ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन पहुंचना चाहिए वो ना पहुंचने के कारण वहां पर दृष्टि के हार्मोन्स पर्याप्त नहीं बन रहे और आंखों में गड़बड़ी आ रही है। वहां पर कैटरेक्ट बन रहा है, किसी को डबल विजन, किसी को कलर विजन, किसी को नाइट विजन, अनेक प्रकार की बीमारी आ रही है आंखों की। आ रही कि नहीं? माने हमारे जो आई सेल्स है, आई सेल्स वो कैसे है? कैरेक्टरलेस है। क्या है? बोलो। अगर चश्मा आ रहा है, चश्मा आ रहा है, दृष्टि कमजोर हो रही है, तो इसका मतलब है ये आई सेल्स कैरेक्टरलेस है। हम किसी आदमी के तरफ निर्देश करते हैं कि नहीं कि ये फलान फलान आदमी है ना, ये कैरेक्टरलेस है, क्योंकि वो गड़बड़ी वाला काम करता है, बरोबर। गड़बड़ी वाला काम करता है, ऐसा बोलते हैं ना, ये कैरेक्टरलेस आदमी है क्योंकि गड़बड़ी वाला काम करता है। अभी अपने शरीर में अगर आप, हमारे आंखों में आई सेल्स पर्याप्त हार्मोन्स निर्मित ना करने के कारण आंखों में अनेक प्रकार की बीमारी आ जाती है। इसका मतलब ये गड़बड़ी वाला काम करता है कि नहीं? तो आई सेल्स कैसे है? कैरेक्टरलेस है। अब आते पूरे बॉडी पर बीमारी आ रही है कि नहीं? किसी को किडनी की, किसी को लीवर की, किसी को पैनक्रियाज की, डायबिटीज हो रहा है। मतलब सारे बॉडी सेल्स आज कैसे हैं? कैरेक्टरलेस है। तो हमारे बॉडी सेल्स आज कैरेक्टरलेस है 100% मानव के। आप ऐसा मत समझो कि हमारे खाली 100% मानव, पूरे विश्व में 850 करोड़ मानव है, उससे भी ज्यादा अभी बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं, 850 करोड़ से भी ज्यादा मानव है। उन सभी के बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस है, इस कारण बीमारी हो रही है। अदरवाइज बीमारी की कोई कमांड नहीं है। भगवान जानबूझकर ऐसी कमांड डालता होगा क्या? प्रोग्रामिंग करते समय प्रोग्राम कर रहा है, जब बच्चा माँ के घर में होता है, पूरा प्रोग्रामिंग का कार्य चल रहा है, कहा कि कौन सा प्रोग्रामिंग करना है, तब भगवान ऐसा कमांड डाल सकता है कि आदमी 40 का हो जाए तो उसको कैंसर हो जाए, एक आदमी 50 का हो जाए तो उसको डायबिटीज हो जाए। ऐसी कमांड डाली है क्या? कमांड तो नहीं डाल सकता है। भगवान जो भी बनाता है वो पवित्र बनाता है और पूर्ण स्वरूप बनाता है। वो क्यों भला कमांड डालेगा ऐसा
किसी को डायबिटीज, किसी को कैंसर, किसी को बीपी, ऐसी कमांड नहीं है। अपने सेल के अंदर ऐसी कमांड नहीं है, और फिर भी हो रहा है, फिर भी डायबिटीज हो रहा है, बीपी हो रहा है, ब्लॉकेज हो रहा है, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, हेपेटाइटिस हो रहा है, कामिन हो रही है, पैनक्रियाज की समस्या आ रही है, तो शुगर की समस्या हो रही है। तो ये समस्या होने का कारण क्या है कि हमारे बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस है। तो ये हमें योग साधना करते हुए, योग साधना करके हमारे समस्त सेल्स को अपने मूल कैरेक्टर में लेके आना है। भगवान ने जो कैरेक्टर उनको दिया है, जो प्रोग्रामिंग किया है, वो प्रोग्रामिंग के अनुसार कार्य करे, ऐसे हमें सेल्स को बनाना है। और इसीलिए हमें, कल हमने देखा, इसलिए हमारा क्या ठीक होना चाहिए? पाचन ठीक होना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार, ये मोदी सरकार है और ये भारत है। ये सब हमें साध्य होना है, माने हमारा आरोग्य सही रहे, हमारे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स आवश्यक हार्मोन्स निर्मित करे। इसके लिए सप्लाई कौन कौन सा है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमारा पाचन ठीक करना है। क्या करना है? पाचन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार का काम सही होना चाहिए, और इसीलिए ये मोदी सरकार को हिलाना आवश्यक है। मैंने कल भी बोला था, जब मैं बोलता रहूं आप मोदी सरकार को हिलाते रहो, लेकिन कोई नहीं हिला रहा है। साधारण क्रिया करनी है ना, ऐसे पूरा मोदी सरकार हिल रहा है। और मोदी सरकार के मंत्री कौन है? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, ये सब मंत्री है। ये खा खा कर सुस्त हो गए, खाली खिलाया है, खिलाया कभी नहीं है। अब पहले हिलाओ और फिर खिलाओ, तब वो मंत्री बराबर काम करेंगे। और हिलाने की पद्धति पूज्य गुरुदेव जी ने कितने आसान दी है। पूरा मोदी सरकार हिल रहेगी नहीं, कोई अंग बचेगा? पेट के अंदर जो मंत्री काम कर रहे हैं, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस वगैरह सब काम पर लग जाएंगे, तो उनको हिलाना जरूरी है। ये कितना साधारण दिया है पूज्य गुरुदेव जी ने हमें। एक अच्छा साधन दिया है, कपालभाति। कपालभाति द्वारा हमारा पेट ठीक होगा। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, इन सभी अंगों का कार्य सही होगा तो पर्याप्त क्या होगा? खून बनेगा, पर्याप्त खून बनेगा। खून के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट बनेंगे। और आरबीसी के अंदर क्या ज्यादा बनेगा? हीमोग्लोबिन। ये बार बार मैं पूछ रहा हूं, सबको ध्यान आना चाहिए। देखो, पाचन ठीक होने से ब्लड बढ़ेगा, खून बढ़ेगा। खून बढ़ेगा माने खून के अंदर डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट बढ़ेंगे। और आरबीसी में क्या बढ़ेगा? हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करेगा। हीमोग्लोबिन कितना चाहिए महिलाओं के लिए? 14 के ऊपर, और पुरुषों के लिए 16 के ऊपर। आज पूरे मानव जाति में ये हीमोग्लोबिन ही कमजोर है, इसीलिए बीमार हो रहे हैं, इसीलिए इसी कारण बीमार हो रहे हैं। तो ये हीमोग्लोबिन की पूर्ति के लिए हमारा पाचन ठीक होना चाहिए, खून बढ़ना चाहिए। जो भी हम साधारण आहार लेंगे उसके द्वारा हमें पूरी प्राप्ति होगी। किसी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम की कमी नहीं होगी। ये लोगों ने हमने दिमाग में डाल दिया है फंडा, गलत नैरेटिव बना दिया है कि किसी को ये विटामिन की कमी होती है, किसी को बी होती है, किसी को B12 होती है, किसी को ओमेगा 3, ओमेगा 6, ऐसे आयरन, प्रोटीन, विटामिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, ये सब कमी होती है। ऐसे कुछ कमी होगी नहीं। कब नहीं कमी होगी? जब हमारा पेट बराबर काम कर रहा है। पेट अगर बराबर काम कर रहा है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप क्या खा रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना डाइजेस्ट कर रहे हैं, कितना सहजता से डाइजेस्ट हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड है।
सभी की पूर्ति होना, जो भी विटामिन चाहिए, जो भी प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन वगैरह सभी की पूर्ति करने की व्यवस्था भगवान ने पेट में लगाई है। अगर हमारा काम क्या है? पेट को ठीक रखना। हमारा काम क्या है? पेट को ठीक रखना, माने पाचन, शोषण और विसर्जन सही होना चाहिए। तो हमारे शरीर, जब देखो मैं पूरी स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूं, जिसका भी पाचन, शोषण, विसर्जन सही है उसके शरीर में जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये फंडा जो गलत नैरेटिव बना दिया है कि B12 की कमी है तो ये खाओ, अमुक एक की कमी है तो ये खाओ, साधारण आहार से पूरी पूर्ति करने की व्यवस्था भगवान ने लगा दी है। इसके लिए एक जगह पर प्रयोग किया कि एक आदमी को 2-3 वर्ष एक रूम में बंदिस्त रखा और उसको केवल आलू खाने की दिया। आलू मतलब बटाटा, समझते ना? केवल एक ही फूड खाने को दिया और बाद में उसका चेकिंग किया तो उसके शरीर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मतलब ये फंडा गलत निकला कि नहीं, कि किसी को B12 की कमी है, किसी को D की कमी है, किसी को A की कमी है और इस कारण गड़बड़ी हो रही है। लेकिन कोई डॉक्टर नहीं बोलता कि आपका पेट ठीक नहीं है। कभी डॉक्टर नहीं बोलेगा पेट ठीक नहीं है, सीधा बोलेगा B12 की कमी है, उसके लिए ये खाओ वो खाओ, वो गाइड करेगा, लेकिन कभी नहीं बोलेगा कि पेट ठीक करो। हम क्या बोल रहे हैं? पेट ठीक करो, पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक है। पाचन, शोषण, विसर्जन ठीक है तो हमारे शरीर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जो भी हमारे शरीर में चाहिए वो सब हमें प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए ये पेट खराब है मानव का, इसीलिए गड़बड़ी है। अदरवाइज धरती पर जितने भी जीव है, मानव छोड़कर, एक भी जीव बीमार नहीं होता है। अभी उनको किस प्रोटीन, विटामिन B12 या विटामिन D, विटामिन A के लिए क्या खाना चाहिए कोई बता रहा है? मच्छर को कोई बता रहा है भाई तुम्हारा B12 कम है, हाँ विटामिन D की कमी है तो ये खाओ? वो एक ही खाता है। क्या खाता है? मानव का खून लेता है, तो उसको किसी चीज की कमी नहीं है और वो बीमार भी नहीं हो रहा है। बीमार भी नहीं हो रहा है। मानव खाली बीमार होता है। कौन बीमार होता है? मानव। बाकी कोई जीव बीमार नहीं होता है, क्योंकि उसका पेट ठीक है और पेट के द्वारा समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जिम्मेदारी हम भगवान ने अलग अलग अंगों को दी है। हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हर बार चेक करते रहते हैं और डॉक्टर भी बताते हैं आपको ये विटामिन की कमी है इसलिए आंखों में चश्मा आ रहा है, आपको B विटामिन की कमी है, कोई बोलता है B12 की कमी है तो इसके कारण गड़बड़ी हो रही है शरीर में, आपको सुस्ती आ रही है, यानी बिना काम करे भी B12 की कमी है तो बिना काम करे भी आपको आलस आ रहा है, हमेशा ऐसे नींद की झपकी मार रहे हैं। जब भी बैठे, जहां भी बैठे शुरू हो जाता है। बाकी सब बोल रहे हैं, गप्पे चल रही है और ये महाराज क्यों? B12 की कमी है। लेकिन ये कमी क्यों है? पाचन ठीक नहीं है। पाचन, शोषण और विसर्जन अगर ठीक है तो ये कमी नहीं आएगी। बाकी किसी जीव को कमी नहीं है। अब अपना पाचन, शोषण और विसर्जन, ब्लड सर्कुलेशन, इसमें गड़बड़ी क्यों हो गई? बाकी किसी जीव में क्यों नहीं गड़बड़ी हुई? उसके 4 कारण हैं। उसके 4 कारण हैं। कौन कौन से 4 कारण हैं? सबसे बड़ा कारण है बिगड़ी हुई जीवन शैली। कौन सा कारण है? बिगड़ी हुई जीवन शैली। रात्रि सोने का समय, सुबह उठने का समय, सोने की पद्धति, बैठने की पद्धति, खड़े होने की पद्धति, खाना खाने का समय, पानी पीने का समय, खाना खाने की पद्धति, पानी पीने की पद्धति, कार्य करने का समय, नींद लेने का समय, ये पूरा बिगड़ा हुआ है। जीवन शैली क्या हुआ है? पूरी बिगड़ी हुई है। इसी कारण हमारे शरीर में
आज हमारा पाचन, शोषण, विसर्जन और ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। पूरे शरीर में अकड़न ही अकड़न है। जहां पर ज्वाइंट्स में, ज्वाइंट सेल में पर्याप्त हार्मोन्स की निर्मित नहीं हो रही है। हार्मोन्स की निर्मित अगर अलग अलग अंगों में बराबर निर्माण होगी तो कहीं भी अकड़न नहीं आएगी और कहीं भी डिसऑर्डर नहीं आएगी, बीमारी नहीं होगी। और बीमारी ना होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए? पाचन, शोषण और विसर्जन सही होना चाहिए। बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाकी पूरा शरीर में पूरे जीवन भर का प्रोग्रामिंग किया है। हमें धरती पर किस कारण भेजा है, धरती पर किस कार्य के लिए भेजा है, पूरा लक्ष्य निर्धारित करके भगवान ने हमें धरती पर भेजा है। अपना लक्ष्य निर्धारित है प्रत्येक जीव का वो टारगेट भी दिया है। लेकिन मानव की जीवन शैली में बिगाड़ होने के कारण पाचन, शोषण, विसर्जन और ब्लड सर्कुलेशन बिगड़ा हुआ है और इस कारण हमारे शरीर में भगवान की योजना अनुसार कार्य हो नहीं रहा है। हमारी एक कंपनी जैसे मैनुअल बना के देते है, कोई प्रोडक्ट तैयार करता है तो मैनुअल बनाता है किस तरीके से चलाना है, बरोबर। तो उसका एक बुकलेट, वैसे बुकलेट हमारे ब्रेन में भगवान ने डाला है, मैनुअल। ये मैनुअल की फाइल ओपन ही नहीं है। क्यों ओपन नहीं है? तो हमारा पाचन, शोषण, विसर्जन ठीक नहीं है। वो जैसे ठीक होगा हमारी संपूर्ण शरीर की सेल्स अपने अपने भगवान के आदेशानुसार आवश्यक हार्मोन्स की निर्मित करेगी और हर एक अंग का कार्य भगवान की योजना अनुसार चलेगा। भगवान ने जो योजना बनाई है, आंखों में दृष्टि दी है ना, तो दृष्टि के हार्मोन्स बराबर बनेंगे तो दृष्टि सही रहेगी। कान के हार्मोन्स, सुनने के हार्मोन्स बराबर बनेंगे तो जीवन भर सुनने की क्षमता बराबर बरकरार रहेगी। टेस्ट लेने के हार्मोन्स बराबर बनेंगे तो जीवन भर टेस्ट लेने की व्यवस्था बराबर रहेगी। तो ऐसे पूरे शरीर में हर चीज सही ढंग से काम करेगी। मानव छोड़कर सभी की कर रही है, केवल मानव बिगड़ा हुआ है। कारण क्या है? पहला महत्वपूर्ण, बिगड़ी हुई जीवन शैली। थोड़ा थोड़ा ध्यान दे दो। क्या पहला कारण है? बिगड़ी हुई जीवन शैली। ये खाली मानव की जीवन शैली बिगड़ी हुई है, बाकी किसी जीव की जीवन शैली बिगड़ी हुई नहीं है। वो रात्रि 12 बजे खाना नहीं खाते हैं, रात्रि टीवी नहीं देखते हैं, मोबाइल नहीं देखते हैं। और इसी के लिए देखो, उनकी जीवन शैली खराब ना होने के कारण वो आरोग्य संपन्न है और उसके लिए उन्हें कोई मोल मजूरी भी नहीं करनी पड़ रही है। आश्चर्य है कि नहीं? किसी को भी काम धंधा नहीं करना पड़ रहा है। वो मानते हैं कि भगवान ने हमें जीवन दिया है तो जीवन के पूर्ति के लिए आवश्यक चीजें सब भगवान ने देगा। वो कोई मेहनत मजदूरी के लिए नहीं जाते हैं। किसी को मेहनत मजदूरी करनी नहीं पड़ती है, ना पैसा कमाना पड़ता है, ना बैंक बैलेंस रखना पड़ता है। उसके लिए ना खिस्सा पॉकेट है ना बैंक बैलेंस है, लेकिन मजे से रह रहे हैं। किसी भी कोई बीमारी नहीं होती है। अभी अपने जलवायु की स्थिति में कोरोना के समय बाकी सभी जीव तो थे कि नहीं इधर ही, खाली मानव को ही पकड़ लिया कोरोना ने। खाली मानव ही दिखाई दिया उनको। अरे भाई, सभी जीव कोरोना के जीवाणु को दिखाई देते थे, लेकिन उनके अंदर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जिस हार्मोन्स निर्मित की प्रक्रिया इतनी सक्षम थी कि अंदर बाहर से सुरक्षा कवच था। इसके लिए कोरोना के जीवाणु उनके ऊपर हमला कर ही नहीं सकते। लेकिन जहाँ कमजोरी थी मानव के अंदर, वहाँ हमारा हमला कर दिया। अभी मैंने कोरोना पीरियड में कोई वैक्सीन नहीं लिया, मेरे घर में किसी ने वैक्सीन नहीं लिया, किसी को भी कोरोना नहीं हुआ, क्योंकि हमारे शरीर में पर्याप्त हार्मोन्स की निर्मित हो रही थी, क्योंकि हमारी जीवन शैली सही है। तो जीवन शैली सही ना होने के कारण आज हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन बिगड़ा हुआ है। दूसरा कारण क्या है? बिगड़ा हुआ आहार। आहार के नाम पर सभी जीव अपना जो आहार है वही ले रहे हैं, लेकिन मानव क्या कर रहे हैं? आहार का कोई मतलब प्रामाणिकता ही नहीं है।
जो ले रहे हैं वो जो मिल रहा है वो ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है, टेस्टी लग रहा है वो ले रहा है। और शातिर लोगों ने और भी बिजनेस बनाया है, गलत गलत चीजें करके परोस रहे और वही ज्यादा खा रहे। बिगड़ा हुआ आहार। अब देखो बिगड़ी हुई जीवन शैली में मैंने बताया बैठने की पद्धति, उठने की पद्धति, खड़े होने की पद्धति। अभी बैठ देखो मैं सीधा बैठा हूं, लेकिन अपने से कुछ लोग ऐसे बैठे, मतलब उनकी वो मैनुअल की फाइल ओपन ना होने के कारण उनको इंट्यूशन नहीं हो रहा है कि भाई ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है। खड़े होने की पद्धति, अभी कहा खड़े हो रहे हैं तो कैसे खड़े होते पता है? थोड़ा समय के लिए ऐसे खड़े होते, थोड़ा समय के बाद ऐसे खड़े। लेकिन इसके कारण पूरे शरीर का जो बैलेंस है, ब्लड सर्कुलेशन का कार्य, उसमें बिगाड़ होता है। खड़े रहना है तो ऐसे ही खड़े रहना है सीधा कभी भी, लेकिन ये होता नहीं है। क्यों होता नहीं? मैनुअल की फाइल ओपन नहीं है। और मैनुअल की फाइल क्यों नहीं ओपन हो रही है? कि हार्मोन्स की पूर्ति नहीं हो रही है। हार्मोन्स की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है? पाचन, शोषण और विसर्जन बिगड़ा हुआ है। और वो क्यों बिगड़ा हुआ है? तो बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार। क्या हो रहा है? बिगड़ा हुआ आहार। और तीसरा कारण है बिगड़ा हुआ विचार। अब मैंने बताया कि पूरा व्यवस्था भगवान ने लगाई है, हमें बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। औषधि कब लेनी पड़ेगी? जब पाचन, शोषण और विसर्जन सही नहीं रहेगा, तब औषधि लेनी पड़ेगी। जबकि औषधि की फैक्ट्री है, औषधि की शरीर में फैक्ट्री है, ओरिजिनल फैक्ट्री है। वो ओरिजिनल फैक्ट्री निर्माण करती है वो जो औषधि, उसका नाम खाली अलग है, हार्मोन्स है। और उसकी पूर्ति के लिए बाहर से लेते हैं तो उसका नाम है औषधि। माने औषधि की फैक्ट्री है कि ना अपने पेट में, औषधि की फैक्ट्री है। तो उसके लिए हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन सही होना चाहिए। ये व्यवस्था अपने शरीर में है, ऐसा आज कोई मानता नहीं है। मतलब विचार बिगड़ा हुआ है। और चौथा कारण है बिगड़ा हुआ श्रम। क्या कारण है? बिगड़ा हुआ श्रम। बोलो, बिगड़ा हुआ श्रम माने व्यायाम नहीं है, व्यायाम नहीं है, हालचाल नहीं है, मूवमेंट नहीं है। 60 के बाद तो घर में बैठे रहते, 60 के बाद घर में बैठे रहते, हिलना डुलना बंद हो गए, तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, पाचन ठीक नहीं हो रहा है। इसके कारण ये 4 कारण है। आज हमारा पाचन, शोषण, विसर्जन, ब्लड सर्कुलेशन क्यों नहीं हो रहा है? तो बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम, ये 4 कारण है। तो 4 कारण को जब अगर हम हटाएंगे तो हमारा पाचन, शोषण, विसर्जन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। हमारे शरीर में किसी चीज की कमी नहीं आएगी। बाकी जीव में नहीं आ रही है, बाकी किसी भी जीव में कमी नहीं आ रही है। कितना समय? समझ में आया? इतना कितना आसान है। डॉक्टर तो अनेक प्रकार की दवा दे रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक ही दवा है, पाचन को ठीक करो, बाकी सब दवा की निर्मित अपने आप हो जाएगी। केवल हमारा पेट ठीक होना चाहिए। और पेट ठीक रखने के लिए हमें योग साधना करनी है। अलग अलग योग साधना के द्वारा जो भी योग साधना हम कर रहे हैं, चाहे वो योगिक जॉगिंग है, चाहे वो सूर्य नमस्कार है, दंड बैठक है, सूक्ष्म व्यायाम है, 12 प्रकार के आसन है, 8 प्राणायाम है, इन सबका निचोड़ आखिरी में क्या है? पाचन, शोषण, विसर्जन को ठीक करना है। बस इतना ही है। पाचन ठीक होना चाहिए, पेट ठीक होना चाहिए। और पेट ठीक रखने के लिए फिर हमें योग साधना की कोई ना कोई क्रिया करनी है। कोई भी क्रिया आपको जो पसंद है आप ठीक से कर रहे हैं। योग साधना में चार तत्व है। एक विधि सही होनी चाहिए। पहला क्या तत्व है? विधि सही होनी चाहिए। दूसरा तत्व है समय, मतलब जितना रुकना चाहिए वो आसन में उतना रुकना चाहिए, मतलब विधि के बाद समय। और तीसरा तत्व है निरंतरता, माने कभी खंड नहीं होना चाहिए। 2 दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, 4 दिन किया, फिर 8 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। निरंतर, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए, निरंतरता से होना चाहिए। ये तीसरा तत्व है। और 5वां तत्व एकाग्रता।
कार्य कर रहे, क्रिया कर रहे, योग कर रहे, तब एकाग्रता होनी चाहिए। नहीं तो यहाँ तो बैठे हैं, कपालभाति कर रहे या योगी क्रिया कर रहे, मंडूकासन कर रहे, पवन मुक्तासन कर रहे, लेकिन विचार मार्केट में घूम रहा है कि जाते समय घर में क्या क्या चीजें कमी है, कोथिंबीर है कि नहीं, पुदीना है कि नहीं, नींबू है कि नहीं, अजवाइन है कि नहीं, मतलब मार्केट में कहाँ हाँ वो अजवाइन वाला दुकान किधर है, ये सब विचार चलता है, तो उसका फायदा नहीं होगा। यहाँ मतलब यही बैठना चाहिए, हम और हमारा मन यही पर होना चाहिए, एकाग्रता। 4 तत्व समझ गए। योग साधना का लाभ उठाना है, योग साधना का लाभ उठाना है तो 4 तत्वों को हमें संभालना पड़ेगा। पहला तत्व है विधि सही होनी चाहिए, दूसरा है समय पर्याप्त होना चाहिए। अगर बोला है कि मंडूकासन में मिनिमम आधा मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट रुकना है तो उतना रुकना ही चाहिए, तब फायदा होगा। कपालभाति धीरे धीरे बढ़ाकर 1500 करना है तो 1500 होना ही चाहिए, तब हमें फायदा मिलेगा। नहीं तो मैंने कल बताया, शायद एक व्यक्ति मुझे मिला, बोला बराबर मैं 20 साल से योग कर रहा हूँ, कपालभाति, मैं बोला कपालभाति करते क्या, अनुलोम विलोम करते का, हाँ बोला करता है। बोला कपालभाति अनुलोम विलोम तो मेरा फेवरेट है और 20 साल से कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई फर्क नहीं हुआ बॉडी में, जो बीमारी है वो सब चल रही है। मैं बोला भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई कपालभाति अनुलोम विलोम करे और उसके शरीर में कोई बीमारी टिक पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बोला आप कपालभाति कितना करते हैं? बोले 100 करता हूं। बोला बड़ा 100 साल करते रहो। और अनुलोम विलोम कितना करते हैं? 11 आवर्तन करता हूं रोज। मैं बोला 11 कितना ही वर्ष करते रहो। अरे भाई 11 आवर्तन मतलब 1 हो गया, ऐसे 11 कर दिए खत्म। तो इसको ये योग बोल रहे हैं, इसको योग नहीं बोलते हैं, ये तो केवल खुद की एक मतलब अनाड़ी समझ बना के रखी है, ये योग नहीं है। मैं कपालभाति 10,000 करके आता हूँ रोजाना, पिछले 22-23 वर्ष से मेरा एक दिन भी नहीं चुका है, एक दिन भी नहीं चुका है। कपालभाति 10,000, अनुलोम विलोम 3-4 घंटा। आप बोलेंगे समय किधर मिलता है? 4 घंटा। तो समय हमारे पास ऐसे होता है कि हम रोज घर से निकलते, जहाँ क्लास के लिए जाते हैं वहाँ एक हाथ में गाड़ी का स्टीयरिंग रहता है और एक हाथ हमारा नाक पर रहता है। तो जितना समय लगता है आधा घंटा, 1 घंटा, अभी मीरा भाईंदर को 1 घंटा लगता है, वसई के लिए 1 घंटा लगता है, कलमबोली के लिए 1 घंटा लगता है, पनवेल के लिए 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटा मेरा अनुलोम विलोम होता है और आते समय भी 1 घंटा अनुलोम विलोम होता है। और फिर हम सेशन से आते हैं, घर जाते, घर से हम ट्रेन से अपने ऑफिस में जाते हैं, अपना ऑफिस है पतंजलि का नरीमन पॉइंट में, तो वहाँ ट्रेन से 1 घंटा लगता है, तो 1 घंटा अनुलोम विलोम होता है। शाम को वापस आते तभी अनुलोम विलोम करते, तो 4 घंटा हो गया। कोई समय अलग से नहीं निकाला, अलग से समय नहीं निकाला, खाली अलग से समय मुझे निकालना पड़ता है सुबह 3 बजे कपालभाति के लिए। कपालभाति 1.5 घंटे में मेरा 10,000 होता है। तो ये होना चाहिए कि भाई आपको 10,000 की जरूरत नहीं है, मुझे और 50 साल जीना है, इसीलिए मैं 10,000 कर रहा हूँ। अभी आपको भी 50 साल जीना, अभी मेरा 76 1 जून में पूरा हो रहा है, 1 जून बर्थडे है, तो 1 जून में मेरा 76 पूरा हो रहा है और 77 शुरू हो जाएगा। तो अगले 50 साल मुझे सबसे मिलना रहना है, पूरे मुंबई को, कुलाबा से डहाणू, कर्जत, कसारा, उरण तक, और पूरा मुंबई पतंजलि परिवार से जोड़ना है। इसीलिए मैं 10,000 करता हूँ। आपको कितना करना है? 1500। कितना करना है? 1500, 1,500 कपालभाति करना है। और अनुलोम विलोम आधा घंटा करना है। अनुलोम विलोम कितना करना है? आधा घंटा। तो समझ में आया कि हम बीमार क्यों है? बीमारी का कारण है जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम। अभी देखो बाकी जीव कोई दूसरा खाता नहीं। आहार में देखो, आहार
अगर किसी गाय भैंस को आपने 8 दिन भूखा रखा और मांस खिलाने का प्रयास किया, खाएगी क्या? कोई तो अंदर बताने वाला है, इंडिकेट करने वाला है कि नहीं? मैनुअल की फाइल ओपन है, इसलिए वो मांस नहीं खाती है। गधे को भी आप 8 दिन पानी मत दे दो और 8 दिन के बाद दारू की बकेट रखो भर के, पिएगा क्या दारू? मतलब उसकी मैनुअल की फाइल ओपन है, इसलिए अंदर से इंडिकेशन होता है कि भाई ये आपका पेय नहीं है। ऐसे हमारे अंदर भी फाइल है, लेकिन मैनुअल की फाइल बंद है। जीवन शैली, आहार बिगड़ा हुआ, विचार बिगड़ा हुआ, श्रम के कारण हमारी मैनुअल की फाइल ओपन ना होने के कारण हम जो भी आते हैं ना, सुगंध आ गया तो खाना शुरू कर दिया। मतलब हमें इंडिकेट करने वाला कोई अंदर बैठा है, वो सोया पड़ा है। जो इंडिकेशन देने वाला है सोया पड़ा है, बाकी सभी जीव का जागरूक है। इसीलिए वो गलत आहार नहीं लेते हैं, गलत समय पर नहीं सोते, गलत समय पर नहीं उठते, खाना सही खाते हैं। देखो चिड़िया गटर से पानी पीती है कि नहीं? आपने कभी देखा होगा गटर में पानी पीती है, उसको एक्वागार्ड है क्या उधर? वो और क्या है, एक्वागार्ड का नया वर्जन आया है, आरो कहीं नहीं है। वो पानी कैसा पीती है? ऐसी चोंच में थोड़ा पानी लेती है और ऊपर ऐसी चोंच करके, आपने ऑब्जर्व करो, अभी नहीं किया होगा तो ऐसे करती है, यानी सलाइवा का पूरा उपयोग करती है। सलाइवा का पूरा उपयोग करके उस पानी को प्यूरिफाई करती है, अमृतमय बनाती है। वो क्यों हो रहा है? उसकी मैनुअल की फाइल ओपन है कि उसे इंडिकेशन होता है कि डायरेक्ट ऐसा मुंह में पानी नहीं पीना है। हम क्या करते हैं? पूरा ध्यान, तो सलाइवा का उपयोग ही नहीं हुआ। तो इसलिए हमें एरो, ये एक्वागार्ड ये लगाना पड़ रहा है। कोई उबाल कर पी रहा है, कोई छान कर पी रहा है। हम सीधा साधा कहीं भी जाओ, डायरेक्ट नल का पानी पीता है, हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन पीने की पद्धति सही है। पानी मुंह में एक घूंट ले लो, अंदर घोलो, वो पूरा प्यूरिफाई हो जाएगा। ना एक्वागार्ड की जरूरत है, ना आयरो की जरूरत है, ना गर्म करने की जरूरत है, ना छानने की जरूरत है। ये पूरा व्यवस्था भगवान ने अंदर लगाई है। ये विचार हमारा बिगड़ा हुआ है। तो इसलिए सबने ध्यान रखना है कि हमारा पूरा योग साधना में लक्ष्य पूरा कौन सा है? पाचन, शोषण और विसर्जन। ऐसा आवाज आना चाहिए, पाचन, शोषण, विसर्जन और ब्लड सर्कुलेशन भी होना चाहिए। नहीं तो दिल्ली का माल दिल्ली वाले खाते रहेंगे। ये दिल्ली वाले खाते रहेंगे तो गली तक क्या जाएगा? गली तक पहुंचेगा ही नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए? ब्लड सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए बराबर। तो ट्रांसपोर्टेशन सही हो, इसलिए हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे थोड़ा सा। चलो, दोनों पाँव सामने खोल दीजिए, दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। ये सूक्ष्म व्यायाम इतना महत्वपूर्ण है कि हमारा पाचन, शोषण, विसर्जन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। 20 मिनट करना है खाली ऐसे। हम थोड़ा कम करेंगे, एक क्रिया 15 से 25 बार करनी है, एक क्रिया। और लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग करने से हमें दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबा सांस लेते हैं, लंबा सांस छोड़ते हैं, तो क्या होता है पता है? हमारे लंग्स में वायु जाता है, सबको पता है ना। अभी नाक से वायु ले रहे, कहाँ जा रहा है? और लंग्स में ऑक्सीजन कौन एब्सॉर्ब कर रहा है? हीमोग्लोबिन, बराबर। तो अगर हम जल्दी सांस लेते हैं तो हीमोग्लोबिन को बेचारे को समय मिलता है क्या ऑक्सीजन लेने के लिए? आपने लिया छोड़ा। अरे वो बेचारा ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब तो करेगा, लेकिन जब आप लंबा सांस लेंगे और लंबा छोड़ते कितना समय मिलेगा कि नहीं? उसे ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने के लिए समय मिलेगा। वो समय आज हम नहीं दे रहे हैं। चलो थोड़ा करेंगे। इसलिए हमेशा डीप ब्रीथिंग करो, 24 घंटा। पंजे आगे पीछे दबाए, उंगलियां थोड़ा कर रहे हैं। वो हाथ पांव हिला रहे हैं ना लोग, इसके लिए थोड़ा ऐसा करो।
घुटने की वाटी ऐसे घुमाओ अंगूठे से, ऐसे। मैंने 25 साल में कोई दवा नहीं ली, कोई डॉक्टर के पास नहीं गया, डॉक्टर मेरे पास आके ठीक हो गए। MBBS MD, मैं वो अपनी दवा से ठीक नहीं होते। चलो अपनी यहाँ फ्री वाली दवा है, क्या खा रहे हम? हवा खा रहे हैं। मुझे कोई बोलता है ना आपके आरोग्य का सीक्रेट क्या है, क्या खाते हैं? हम हवा खाते हैं। हवा जितनी ज्यादा खाओगे उतना आरोग्य संपन्न रहोगे। चलो हिप ज्वाइंट करिए, हिप ज्वाइंट, प्रत्येक अंग का व्यायाम होगा। थोड़ा फास्ट करो। अभी बराबर समझ गया कितना आरोग्य सही रखना आसान है। आरोग्य सही रखने के लिए क्या चाहिए? पाचन, शोषण, विसर्जन। बार बार पूछेगा तो भी भूल जाते हैं। आरोग्य संपन्न और जीवन में किसी चीज की कमी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए अपने लिए? पाचन, शोषण और विसर्जन। बार बार भूल जाते हैं। हमारे जीवन में हमें जो भी चाहिए वो सब प्राप्त करने के लिए जितनी साधन सामग्री चाहिए उससे करोड़ों गुना ज्यादा साधन सामग्री डाउनलोड करके दी है। भगवान ने डाउनलोड करके दिया है। ऐसे करो। चलो अब मोदी सरकार के मंत्री पर दबाव डाले थोड़ा, ऐसे। और जो खुद को युवा समझता है वो पूरा भारत सरकार हिलाए, खाली पूरा भारत सरकार ऐसे ही हिलाए। हिल रहा है कि नहीं पूरा भारत? देखो मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी का व्यायाम हो रहा है, कमर का हो रहा है, हिप ज्वाइंट का, पेट के सभी अंगों का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का व्यायाम हो रहा है एक क्रिया में। पूरा ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पाचन भी ठीक होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा। अब और भी अगर मंत्री कुछ ऐसे अड़ेल तट्टू है कि हिलने का नाम नहीं ले रहे तो उनको ऐसे खिंचाव दे। अड़ेल तट्टू मंत्री एक लड़के होते हैं ना, सुस्त हो गए, उनको चारों तरफ से खिंचाव देना है। मिल रहा है कि नहीं खिंचाव? किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास को। चलो ठीक है। 25-25 बार करनी है एक एक क्रिया। अब स्थित कोणासन, जिनकी कमर है ना, कमरा बन गया है, उसने 100 बार करना है, 500 बार। और जिसका हॉल बन गया है उसने 1000 बार करना है। ऐसे दिल्ली का माल दिल्ली वाले खा रहे, इसलिए पेट का घेर बढ़ गया। यहाँ तो कोई नहीं दिखता है, सबके मंत्री बराबर काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दिल्ली का माल गली तक ट्रांसफर हो रहा है। चेंज, बटरफ्लाई। मैंने बोला था अगर शरीर को फ्लेक्सिबल करना है, किसी भी ज्वाइंट में अकड़न नहीं रहनी चाहिए और माइंड में भी अकड़न नहीं चाहिए, तो बटरफ्लाई और कपालभाति ज्यादा करो। ये 500-1000 बार करना है ऐसे। ये हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट करता है, करते रहो। स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होता है। स्वादिष्टान में कौन सा तत्व है? जल तत्व है। स्वादिष्टान में कौन सा तत्व है? जल तत्व है। तो ये जल तत्व बराबर होता है, ना ज्यादा ना कम। उसको कंट्रोल करने का काम स्वादिष्टान चक्र करता है।
जल की पूर्ति, जल कमी भी नहीं होने देगा और ज़्यादा भी नहीं होने देगा। लेकिन स्वादिष्टान को ठीक रखने के लिए हमें काम करना पड़ेगा बटरफ्लाई। जल बराबर होगा तो ब्लड की लिक्विडिटी बराबर मेंटेन होगी, ब्लड की लिक्विडिटी मेंटेन होगी बराबर, ना ज़्यादा गाढ़ा होगा ना ज़्यादा पतला होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। और सब मटेरियल किसके माध्यम से जा रहा है पूरे शरीर में? ब्लड के माध्यम से जा रहा है कि नहीं? ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन किसके माध्यम से जा रहा है? ब्लड के माध्यम से जा रहा है। और ब्लड सर्कुलेशन बराबर मेंटेन करने का काम ये जल कर रहा है, ये बटरफ्लाई करके ज़्यादा करते हैं, 500 बार, 1000 बार ऐसे। अभी देखो आकड़न है कितनी, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये ऐसा होना चाहिए, पूरा घुटने जमीन तक जानी चाहिए। और ये आकड़न है ना, शरीर की आकड़न माइंड भी आकड़ जाता है, माइंड भी आकड़ जाता है। पूरे सोसाइटी के लोग एक साइड में हैं, रीडेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन एक व्यक्ति अड़ के बैठा है, नहीं, नो रीडेवलपमेंट। तो उसको क्या करना है मालूम है? उसको पूरे सोसाइटी वाले समझाने के जा रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो, सब 99 लोगों की मंजूरी है, आप क्यों ऐसा करते हैं? नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, ये गलत है, क्योंकि उसका माइंड आखड़ा हुआ है। तो उसको मिलना जुलना नहीं, उसको किसी ने गुपचुप बोलना है, तू बटरफ्लाई करेगा ना तो तेरी संपत्ति बढ़ेगी। तो देखो 6 महीने के अंदर वो सबके साथ आएगा, जो माइंड आंकड़ा था, माइंड आंकड़ा था अकड़न के कारण। या 6 महीना कपालभाति करने के लिए बोलो, ऐसे करो। बहुत सुंदर। देखो अब कुछ मंत्री, देखो ऐसे करो, चलो मंत्री को स्ट्रेचिंग देना है, स्ट्रेचिंग। आवाज भी दे रहे मंत्री, चलो इसीलिए तो ये व्यायाम करना है। देखो थोड़ा आगे झुकना है, ऐसे तो आवाज निकल गई। देखो कितनी आकड़न है, देखो देखो सर जमीन पर आ रहा है क्या? देखो ऐसा नहीं आ रहा है। और देखो इधर ऐसे बैठने चाहिए उसके ऊपर, ज्यादा ट्राई मत करो। ये देखो ऐसे ऐसे खुद को उठाना है, ऐसे उठा दे कोई। सेल्स कैरेक्टरलेस है, क्या है? बॉडी सेल्स कैरेक्टरलेस है, उनको अपने कैरेक्टर में लेके आना है। इसीलिए ये सब जो कर रहे हैं हम, देखो ऐसे पद्मासन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ऐसे उठाओ, फिर ऐसे पीछे से पकड़ लो, ऐसे ऐसे पकड़ लो, ऐसे ऐसे पकड़ने की कोशिश करो, ऐसे, और आगे झुको ऐसे। हाँ, सब सेल कैरेक्टरलेस है। चलो चेंज। थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं। चेंज। थोड़ा पंजे दूर रखे, रुकेंगे। देखो पंजे ऐसे दूर रखने हैं, ऐसे
कुछ लोगों ने कैसे किया पता है? क्या है ये? कोई पद्धति हो? चलो ठीक है, धीरे धीरे सुधारना करो। पंजे घुटने पर रखे, दोनों हाथ ऊपर उठाए, सांस भरते पूरा खिंचाव दे दो। बस इतना करने से पूरे शरीर में पाचन, शोषण और विसर्जन सही होगा और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, तो शरीर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। बीमारी पाचन, पेट बिगड़ने से ही बीमारी आ जाती है, पेट बिगड़ने से ही बीमारी आ जाती है, अदरवाइज बीमारी आ ही नहीं सकती है। अभी हमें 25 साल से कोई बीमारी नहीं आई, ना सर्दी, ना खांसी, ना कोई हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, लो शुगर, हाई शुगर, कैंसर वगैरह सब चला गया। 660 शुगर थी मेरी। अभी तो मैं ज़्यादा मीठा खाता हूँ। जहाँ भी हम चाय पीते या नींबू शरबत पीते हैं, उन सबको पता है थोड़ा डबल ट्रिपल शुगर शक्कर डालनी पड़ती है, और हमें शुगर की कोई समस्या नहीं आती। कितना, आधा घंटा है? हाँ, अरे वाह, हाँ चलो। अब हमने जो एक पैकेज था, सूक्ष्म व्यायाम द्वारा हमारा पाचन, शोषण और विसर्जन ठीक होता है। अभी दूसरा पैकेज है प्राणायाम का, उसके द्वारा भी हमारा पाचन, शोषण, विसर्जन ठीक होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। ये दूसरा पैकेज 8 प्राणायाम का, 8 प्राणायाम, लेकिन करना चाहिए सही ढंग से। एक मिनट।